आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। वैदिक हाफिज सईद मुलाकात को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। राज्यसभा में वैदिक हाफिज मुलाकात पर अरुण जेटली ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वेद प्रताप वैदिक को हाफिज सईद से मिलने के लिए नहीं भेजा, ये उनकी व्यक्तिगत मुलाकात है। हाफिज आतंकी है, पत्रकार या कोई और उससे मिलता है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। देश के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की थी। पिछले दिनों वैदिक ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की। हाफिज सईद से मेरी काफी लंबी मुलाकात हुई, करीब 1-1.5 घंटे। उसमें तरह तरह की बातें हुई, बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की भी, कुछ उनके आतंकवादी कारनामों के बारे में भी। इंडिया न्यूज से बातचीत में पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज से पूछे गए सवालों का खुलासा किया। वैदिक के मुताबिक हाफिज अपने आप को बेगुनाह बताता है। उनकी जो कुछ भी गतिविधियां होती हैं भारत विरोधी, और वो जो कहते हैं कि मैं खिदमत में लगा हूं, उन सब पर भी बात हुई। मैंने कहा आप तशद्दुद को, हिंसा को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों हर जगह हिंसा फैलाते हैं? तो बोले यही तो मुझ पर इल्जाम है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हाफिज मुंबई हमले के अपने को अनजान बताता है। वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि हाफिज कहता है कि उसे टीवी से मुंबई हमले की जानकारी हुई। आपको बता दें कि हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। बम्बई में जो हुआ किसने कराया? बोले जब हो गया सारा तो मैं भी टीवी खोल के देखने लगा। 2 घंटे बाद मेरा नाम शुरू हुआ तो लोग मेरे नाम की माला जपने लगे, ये मैंने कराया, मैंने कराया। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बातचीत की और उसने मोदी को पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक बताया। लगे नरेंद्र मोदी तो बड़ा खतरनाक आदमी है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान एक बार भी न तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला है, न इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला है, न पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोला है। हालांकि बताया जा रहा है कि हाफिज ने यह भी कहा है कि उसे मोदी के पाकिस्तान आने पर कोई आपत्ति नहीं है। हाफिज ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की नई रणनीति का खुलासा हुआ है। लश्कर ए तैयबा ने जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पकड़े जाने पर वो अपनी उम्र 18 वर्ष से कम बताएं। नाबालिग बताए जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी नहीं बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। इराक में चल रहे युद्ध में भारत के 4 युवाओं के शामिल होने की खबर पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि मुंबई और ठाणे के 4 युवक इराक में आईएसआईएस संगठन में शामिल हो गए हैं। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। चारों लड़कों की उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। इनके घरवालों ने कल्याण पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। वो चिट्ठी भी पुलिस को सौंप दी गई है, जो उनके बेटों की तरफ से भेजी गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुंबई और ठाणे के 4 भारतीयों के आईएसआईएस संगठन में शामिल होने की खबर है। मुंबई से सटे कल्याण के एक शख्स ने यह बात अखबार को बताई, जिसे अपने बेटे के आतंकियों से मिले होने की आशंका है। अखबार के मुताबिक कल्याण के उस शख्स ने बेटे की चिट्ठी का हवाला दिया है। ठाणे के 3 लड़कों के परिजनों को भी शक है कि उनके बेटे आतंकियों के साथ शामिल हैं। इन सभी लड़कों के घरवाले गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल होने पीएम नरेंद्र मोदी आज बर्लिन से ब्राजील के लिए रवाना होंगे। आज और कल ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है। 15 जुलाई को यानी कल मोदी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे। इससे पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी गई हैं। साथ ही पीएम के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी शामिल हैं। गई हैं। साथ ही पीएम के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ए.के. डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे।
मोदी ने यह भी कहा कि विकास बैंक को लेकर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की रूपरेखा पर चर्चा होगी। इस बात पर भी विचार होगा कि विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा या फिर नई दिल्ली में। ब्रिक्स विकास बैंक की शुरुआती पूंजी 50 या 100 अरब डॉलर रखे जाने पर भी आखिरी फैसला होगा। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हर साल ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होता है। आज और कल ब्राजील में होने वाले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में सुधार लाने पर भी चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता होनी है। माना जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग के बीच व्यापार बढ़ाने, व्यापार असंतुलन दूर करने के अलावा सीमा विवाद पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा नत्थी वीजा और घुसपैठ मामला भी दोनों के बीच में उठेगा। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद मोदी 16 जुलाई को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में दक्षिण अमेरिका के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को मोदी स्वदेश लौटेंगे। सूत्रों से खबर है कि ब्राजील रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नंबर 2 किसी को नहीं बनाया है। पहले खबर थी पीएम गृह मंत्री राजनाथ सिंह या फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली को नंबर 2 का जिम्मा सौंपे जाएंगे। सूत्रों से यह भी खबर है कि पीएम की गैर मौजूदगी में पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह संसद में पक्ष रखेंगे। अगर संसद में पीएमओ से जुड़ा कोई सवाल या मुद्दा आता है तो उस पर जितेंद्र सिंह ही पीएम की तरफ से जवाब देंगे। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के सभी एनकाउंटर्स को लेकर भी सुनवाई है। जावेद अख्तर ने अर्जी लगाकर एनकाउंटर्स की जांच की मांग की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारों घोटाला मामले में आज अपना बयान दर्ज करने वाले हैं। सीबीआई कोर्ट में लालू के बयान दर्ज होंगे। मामला देवघर कोषागार से 97 लाख रुपए की फर्जी निकासी का है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग के पेड न्यूज के मामले में जवाब मांगते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने जवाब देने के लिए उन्हें 20 दिन का वक्त दिया है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर का रविवार देर रात निधन हो गया। 96 साल के गिरिराज किशोर लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आरके पुरम में वीएचपी दफ्तर में रात 9:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर सरकार पसोपेश में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार्मिक मंत्रालय ने इस मामले में कानून मंत्रालय से सलाह मांगी है। कार्मिक मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से पूछा है कि लोकसभा में आखिर किसे विपक्ष माना जाए। कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में पहले लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष का मामला साफ नहीं होने से लोकपाल के गठन से जुड़े फैसलों में देरी हो रही है। नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस कोर्ट जाने तक की तैयारी कर रही है, लेकिन पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज से बात में कहा कि कांग्रेस को नेता विपक्ष पद का कोई लालच नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस को नेता विपक्ष की लाल बत्ती और बंगले की कोई चाह नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि लोकपाल कानून में बदलाव पर चयन समिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को जगह दी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के लिए 5 नाम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे हैं। इनमें राम नाईक, केसरीनाथ त्रिपाठी, वीके मल्होत्रा, कैलाश जोशी और बलराम टंडन के नाम शामिल हैं। जल्द इनके राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि केसरीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल, राम नाईक को यूपी, कैलाश जोशी को छत्तीसगढ़ या गोवा का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वहीं वीके मल्होत्रा को पंजाब और बलराम टंडन को कर्नाटक की कमान सौंपी जा सकती है। गवर्नर बनने के मुद्दे पर बीजेपी नेता राम नाईक ने हामी भर दी है। राम नाईक ने कहा कि उन्हें यूपी का राज्यपाल बनने के लिए कहा है और उन्हें हामी भर दी है। राम नाईक वाजपेयी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के हिसार में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनचेतना यात्रा निकाली। यात्रा को पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हरियाणा सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। उन्होंने स्टेशन और फिर ट्रेन के अंदर जाकर साफ सफाई और सुरक्षा का जायजा लिया। कई यात्रियों से भी उन्होंने परेशानियों के बारे में बातचीत की। यूपी बीजेपी के विधायक संगीत सोम भी सगाई समारोह में पहुंचे। अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उनके बेटे का तिलक है आज, हम सब लोग उसी में शामिल होने आए। देखिए, कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो परिवार के आयोजन होते हैं, उनमें परिवार के लोगों का सबका रहना बहुत जरूरी होता है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक ने पब कल्चर पर बैन लगाने की वकालत की है। गोवा से ताल्लुक रखने वाले श्रीपद नाइक ने कहा कि पब कल्चर पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके चलते कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने पब कल्चर को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जो हमारे कल्चर के खिलाफ होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संस्कृति के विरोध में कुछ होगा वो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी फ्रेमवर्क में जो कुछ कोई काम करेगा उसको कोई अपोज करने की जरूरत नहीं है। कहना इतना ही है, जो कुछ हमारे कल्चर के विरोध में कुछ होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक जैसे ही बयान गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धवलिकार ने दिया था। उन्होंने छोटे कपड़ों में लड़कियों के पब जाने पर पाबंदी की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने सुदीन के इस बयान का समर्थन भी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पब पर प्रतिबंध लगाने पर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सबको अपनी तरह से जीने की आजादी है और सरकार को इस बाबत बहुत सोचकर फैसला लेना चाहिए। कि मैं कहूँगा हर आदमी की अपनी आजादी है और उस पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इस पे सरकार को बहुत विचार करके कोई फैसला करना चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक के पब विरोधी बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने निंदा की है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा है कि पब पर पाबंदी की बात करना ओछी मानसिकता को बयां करता है। तो सोचती हूँ कि ये बहुत सिकुड़ी हुई सी मानसिकता है। आजादी के इतने सालों बाद अगर हम लड़कियों को कहें कि आप पब में मत जाइए, ये मत करिए, और वेस्टर्न कल्चर ऑलरेडी हमारे यहाँ इतना आ चुका है कि हम इसको अब रोक भी नहीं सकते, और मैं सोचती हूँ कि रोकना चाहिए भी नहीं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने शंकराचार्य पर विवादित बयान दिया है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि कब्र में पैर लटकाए लोग शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं। हर एक व्यक्ति को अधिकार हो कि आप शंकराचार्य चुनो, किसको चुनना चाहते हो, जो चरित्रवान दिखाई दे, जो लगे कि हाँ अब बैठ गए जीवन भर कब्र में पैर लटकाए हुए लेकिन फिर भी बैठे हुए। सांसद मेनका गांधी के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाना इंचार्ज को धमकी देने की रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी गई है। आरोप है कि मेनका गांधी ने फोन पर थाना इंचार्ज AK सिंह को वर्दी उतरवा देने की धमकी दी। एक स्कूल में लंगूर पकड़े जाने की शिकायत के बाद मेनका गांधी पर धमकी देने का आरोप है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक गुरुद्वारे की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा बुरहानपुर के राजघाट इलाके में हुआ, जो 6 लोग जख्मी हो गए हैं। उनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया है। आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह हुई खास भस्म आरती में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार को खासी रौनक देखी जा रही है। सुबह से ही बाबा के रुद्राभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु शिव पूजा कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में भी सोमवार की खासी रौनक देखी जा रही है। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का शिव मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। सावन की पहली सोमवारी की खासी रौनक देखी जा रही है। सावन के सोमवार के पहले दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 5:30 बजे वैष्णो देवी के लिए पहली श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होगी। 655 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ट्रेन सुबह 5:10 पर कटरा स्टेशन पहुंचेगी। वापसी के लिए श्री शक्ति एक्सप्रेस रोज रात को 10:55 पर कटरा से छूटेगी और अगले दिन सुबह 10:45 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन रोजाना चलाई जा रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर दिए बयान के बावजूद भक्त साईं पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। शिरडी के साईं मंदिर में 23 जून से 10 जुलाई के बीच 14,78,51,000 रुपए चढ़ावा चढ़ाया गया, जिससे पता चलता है कि उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। नासिक में अगले साल होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं। सिंहस्थ कुंभ में यहां करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।
हरियाणा के पानीपत में रेलवे ट्रैक पर एक किसान की खुदकुशी मामले में पुलिस के लचर रवैये से नाराज लोगों ने जीआरपी के एएसआई की जमकर पिटाई कर दी। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोककर उसके सामने नारेबाजी की। इनका आरोप है कि जीआरपी थाना प्रभारी ने रिश्वत लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। आगरा में हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि टायर पंक्चर होने की वजह से बस बेकाबू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में खाई में बस गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग जख्मी हो गए। हादसे की खबर सुनकर हिमाचल सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जीएस बाली ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कानपुर के माल रोड इलाके में साड़ी की एक दुकान में आग लग गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच गई। आग रोलन टावर पहली मंजिल पर लगी, जिससे बुझाने में फायर ब्रिगेड को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के बिजनौर से पुलिसिया जुर्म का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां इंसाफ मांगने गई एक गर्भवती महिला पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी, जिसकी वजह से एक दिन बाद महिला का गर्भपात हो गया। महिला का आरोप है कि हत्या के एक मामले में इंसाफ के लिए प्रदर्शन करने के दौरान एक पुलिस वाले ने उसके पेट पर लात मार दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार एक दिन बाद उसका गर्भपात हो गया। दरअसल पुलिसिया जुर्म की वारदात गुरुवार को हुई थी। बिजनौर के नवलपुर गांव के लोग हत्या के एक मामले में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी, तभी महिला भी पुलिस वालों के कहर की चपेट में आ गई। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में 20 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। लड़की के मुताबिक आरोपी ने महिपालपुर के एक होटल में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के खंदौली इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा 12 जुलाई से लापता थी। इसके बाद ये बेहोशी की हालत में नहर के किनारे मिली। लड़की ने बताया कि 3 लड़कों ने अगवा करके गैंगरेप किया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल परिसर में एक मरीज ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी की वारदात तड़के हुई। बताया जा रहा है कि बीमारी से काफी दिनों से परेशान युवक ने मौत को गले लगा लिया। दिल्ली के बसंत विहार इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रामपाल नाम के शख्स ने पहले अपनी बीवी पर चाकू से कई हमले किए, फिर खुद को चाकू घोंप लिया। दोनों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा के एतमादपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि कमलेश नाम की महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए मार डाला और फिर लाश को फेंक दिया। लड़की के मायके वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर आरोपी ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने पूर्व मंत्री के बेटे की पीट कर हत्या कर दी। आरजेडी सरकार में मंत्री रहे रामाश्रय साहनी के बेटे राजीव साहनी पर लोगों ने गाड़ी चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाकर फिर पकड़कर उसकी इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। इटावा में यूपी गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामसेवक यादव के बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रामगोपाल यादव पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। खुदकुशी की वजह का साफ अभी पता नहीं चल पाया है। आगरा के अचनेरा इलाके में लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दबंगों ने लड़की को रेप के बाद हत्या की धमकी दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कानपुर के चकेरी में लापता लड़के की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। 14 साल का अमन शनिवार शाम से ही लापता था। इस बीच खबर मिली कि उसका शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला। घरवाले हत्या का आरोप अमन के ही दोस्त पर लगा रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में टीचर की बेरहम पिटाई के चलते 4वीं क्लास का एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। छात्र को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी टीचर फरार है। हरियाणा के पंचकुला में लुटेरों ने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में करीब 3 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने ज्वेलर की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर वहां लूट को अंजाम दिया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने नकली नोटों के तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। 1 लाख रुपए नकली नोटों के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। एक होटल में छापेमारी करने पर पुलिस ने नाकामयाबी हासिल की। पटना से चलने वाली पटना स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बजाय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। इस गड़बड़ी से बड़ा हादसा होते होते बच गया। इस ट्रेन के 2 ड्राइवर और 3 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के नालंदा में तकनीकी खराबी के चलते श्रमजीवी एक्सप्रेस